नमस्कार साथियों, उपासना यस में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन का टॉपिक है फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग। इसमें हम लोग वित्त आयोग से जुड़ी हुई सभी बातें, जैसे इसके गठन की जरूरत क्यों पड़ती है, इसका गठन कौन करता है, इसकी संरचना क्या है, इसकी नियुक्ति के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, साथ ही इसके कौन कौन से कार्य हैं और इसे क्या क्या शक्तियां मिली हुई हैं, और अंत में इससे जुड़े हुए जो अन्य पॉइंट हैं उनको भी जानेंगे। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसके गठन की जरूरत क्यों है। तो पहला पॉइंट है इसमें, भारत की संघीय प्रणाली केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति तथा कार्यों के विभाजन की अनुमति देती है और इसी आधार पर कराधान की शक्तियों को भी केंद्र एवं राज्यों के बीच विभाजित किया जाता है। सेकंड पॉइंट, केंद्र कर राजस्व का अधिकांश हिस्सा एकत्र करता है और कुछ निश्चित करों के संग्रह के माध्यम से बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था में योगदान देता है। थर्ड पॉइंट, स्थानीय मुद्दों और जरूरतों को निकटता से जानने के कारण राज्यों की ये जिम्मेदारी है कि वे अपने क्षेत्रों में लोकहित का ध्यान रखें। फोर्थ पॉइंट, हालांकि इन सभी कारणों के चलते कभी कभी राज्य का खर्च उनको प्राप्त होने वाले राजस्व से कहीं अधिक हो जाता है। पांचवा पॉइंट, इसके अलावा विशाल क्षेत्रीय असमानताओं के कारण कुछ राज्य दूसरों की तुलना में पर्याप्त संसाधनों का लाभ उठाने में असमर्थ हैं। सिक्स पॉइंट, इन असंतुलनों को दूर करने के लिए संविधान द्वारा अनुच्छेद 280 के तहत एक अर्ध न्यायिक निकाय, अभी आप इस शब्द को याद रख लीजिए, अभी मैं आपको समझाऊंगा इसके बारे में। अर्ध न्यायिक निकाय वित्त आयोग के गठन की व्यवस्था की गई है, जो राज्यों के साथ साझा किए जाने वाले केंद्रीय निधियों की सीमा निर्धारित करने की सिफारिश करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा वित्त आयोग के गठन की जरूरत क्यों पड़ती है। अब हम लोग इसमें एक शब्द आया था अर्ध न्यायिक निकाय, इसको समझ लेते हैं। बेसिकली ये अर्ध न्यायिक निकाय क्या होते हैं। तो अर्ध न्यायिक निकाय ऐसा संगठन या निकाय होता है जिसके पास कानून लागू करने वाले निकायों के समान शक्ति होती है, लेकिन वो न्यायालय नहीं होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऐसे निकाय अर्ध न्यायिक निकाय कहलाते हैं। अब हम लोग इसके गठन को जानते हैं। पहला पॉइंट है इसमें, इसके गठन में, इसका गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा, ये आपको याद रखना है, राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाता है। हालांकि उससे पहले भी इसका गठन किया जा सकता है, यानी राष्ट्रपति को ऐसी आवश्यकता महसूस हो कि इसका गठन 5 वर्ष से पहले किया जाना है तो वो इसका गठन कर सकते हैं। सेकंड, संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत इसके गठन का प्रावधान किया गया है। तो ये आपको अनुच्छेद भी याद रखना है, महत्वपूर्ण है। अब हम लोग इसकी संरचना पर नजर डालते हैं। तो इसकी संरचना में पहला पॉइंट है, इसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो ये आपको याद रखना है, इसमें एक अध्यक्ष होता है यानी एक प्रेसिडेंट और 4 अन्य मेंबर सदस्य होते हैं। सेकंड, इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश से तय होता है, यानी संविधान द्वारा इनका कार्यकाल निश्चित नहीं है। आपको याद रखना है, इनके कार्यकाल को राष्ट्रपति निर्धारित करता है। थर्ड पॉइंट है, ये पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं, यानी इसके सदस्यों या अध्यक्षों की नियुक्ति पुनः की जा सकती है, आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग इनकी जो नियुक्ति से संबंधित योग्यताएं हैं उन पर नजर डालते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है, संविधान ने इनकी योग्यता और चयन विधि का अधिकार संसद को दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड, इसी के तहत संसद ने आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए विशेष योग्यताओं का निर्धारण किया है, जिनमें पहला है, अध्यक्ष सार्वजनिक मामलों का अनुभवी होना चाहिए। सेकंड बी, अन्य 4 सदस्यों की निम्न योग्यताएं होनी चाहिए, जिसमें पहली है, किसी उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट का न्यायाधीश या इस पद के लिए योग्य व्यक्ति। सेकंड, ऐसा व्यक्ति जिसे भारत के लेखा एवं वित्त मामलों का विशेष ज्ञान हो। थर्ड, ऐसा व्यक्ति जिसे प्रशासन और वित्तीय मामलों का व्यापक अनुभव हो। फोर्थ, ऐसा व्यक्ति जिसे अर्थशास्त्र में विशेष ज्ञान हो। तो ये सदस्यों से संबंधित योग्यताएं हैं, आपको ध्यान रखनी है।
और ये जो पहली वाली है वो अध्यक्ष से संबंधित। अब हम लोग इसके कार्यों पर नजर डालते हैं। तो इसके कार्यों में पहला पॉइंट है, भारत के राष्ट्रपति को ये सिफारिश करना या अनुशंसा करना कि संघ एवं राज्यों के बीच करों की शुद्ध प्राप्तियों को कैसे वितरित किया जाए एवं राज्यों के बीच ऐसे आगमों का आवंटन कैसे किया जाए। सेकंड, यह निर्णय लेना कि अनुच्छेद 275 के तहत संचित निधि में से राज्यों को अनुदान या सहायता दिया जाना चाहिए या नहीं। तो ये आपको अनुच्छेद भी याद रखना है, अनुच्छेद 275। थर्ड, राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के संसाधनों की आपूर्ति हेतु राज्य की संचित निधि में संवर्धन के लिए आवश्यक कदमों की सिफारिश करना। अगला फोर्थ पॉइंट है, राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त या दिया गया अन्य कोई विशिष्ट निर्देश जो देश के सुदृढ़ वित्त के हित में हो। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये आयोग के कुछ कार्य थे जो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग इसकी शक्तियों पर चर्चा करते हैं। तो इसकी शक्तियों में पहला पॉइंट है, आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। ये आपको याद रखना है, जिसे राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाता है। सेकंड, प्रस्तुत सिफारिशों के साथ स्पष्टीकारक ज्ञापन भी रखवाना होता है ताकि प्रत्येक सिफारिश के संबंध में हुई कार्रवाई की जानकारी हो सके। थर्ड, वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें सलाहकारी प्रवृत्ति की होती हैं। उन्हें मानना या न मानना सरकार पर निर्भर करता है, अर्थात इसके द्वारा जो भी सिफारिशें या अनुशंसाएं की जाती हैं वो सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है, यानी सलाहकारी हैं। फोर्थ, भारत के संविधान में इस बात की परिकल्पना की गई है कि आयोग भारत में राजकोषीय संघवाद के संतुलन की भूमिका निभाएगा। तो ये वित्त आयोग की कुछ शक्तियां थी जो आपको याद रखनी है, ये महत्वपूर्ण है काफी। अब हम लोग जो हाल ही में 15वां वित्त आयोग गठित किया गया है उस पर नजर डाल लेते हैं, क्योंकि ये भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसमें पहला पॉइंट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22 नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग के गठन को मंजूरी प्रदान की थी। ये आपको डेट भी याद रखनी है, महत्वपूर्ण है, 22 नवंबर 2017। सेकंड, 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें वित्तीय वर्ष 2020 से 25 तक 5 साल की अवधि में लागू की जाएंगी। थर्ड, अब तक 14 वित्त आयोगों का गठन किया जा चुका है। 14वें वित्त आयोग की सिफारिशें वित्तीय वर्ष 2019-20 तक के लिए वैध हैं। चौथा, ध्यातव्य है कि 27 नवंबर 2017 को श्री NK सिंह, ये आपको याद रखना है, नाम महत्वपूर्ण है, को 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं श्री NK सिंह। पांचवा, श्री NK सिंह भारत सरकार के पूर्व सचिव एवं वर्ष 2008 से 14 तक बिहार राज्य से राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। तो ये 15वें वित्त आयोग से संबंधित कुछ मुख्य पॉइंट थे जो आपको याद रखना है, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अब हम लोग इससे संबंधित जो अन्य तथ्य हैं उन पर नजर डालते हैं, क्योंकि ये भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसमें पहला है, ये एक संवैधानिक निकाय है, यानी ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। सेकंड, आपको पता होगा कॉन्स्टिट्यूशनल निकाय के बारे में, मैं आपको समझा दे रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल निकाय क्या होते हैं। संवैधानिक निकाय या कॉन्स्टिट्यूशनल निकाय ऐसे निकाय होते हैं जिनका संविधान में अस्तित्व या जिनका प्रावधान संविधान में किया जाता है, या ऐसे आप समझ लीजिए ऐसे निकाय या बॉडी जिनके गठन का प्रावधान संविधान द्वारा किया गया हो, उनको संवैधानिक निकाय कहा जाता है। सेकंड, ये एक अर्धन्यायिक निकाय है, अभी हम लोग समझ चुके हैं अर्धन्यायिक निकाय क्या होता है। थर्ड, संविधान का अनुच्छेद 281 इसकी अनुशंसाओं अर्थात सिफारिशों से संबंधित है, तो ये अनुच्छेद भी आपको ध्यान रखना है। फोर्थ, राज्यों के संदर्भ में पंचायतों के लिए अनुच्छेद 243I के अंतर्गत तथा शहरी स्थानीय शासन यानी नगर पालिकाओं के लिए अनुच्छेद 243(22) के तहत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया है। ये भी महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। पांचवा, प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, प्रीलिम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। छठा, प्रथम आयोग के अध्यक्ष KC नियोगी थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। सातवां,
14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई रेड्डी थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। 8वां, टर्म ऑफ रेफरेंस यानी TOR का संबंध वित्त आयोग के लिए दिए गए कार्यों के विचारार्थ विषयों से होता है। तो ये टर्म आपको याद रखनी है, टर्म ऑफ रेफरेंस आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, ये प्रीलिम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण है। 9, वित्त आयोग केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय संतुलन बनाए रखने का महत्वपूर्ण कार्य करता है और इसीलिए इसे संघीय व्यवस्था का एक अभिन्न अंग माना जाता है। तो ये वित्त आयोग से संबंधित कुछ मुख्य बातें थी जो आपको याद रखनी है। तो साथियों, आज के सेशन में इतना ही, हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। साथ ही उपासना इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।